अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 अगस्त की कॉल लेके सुबह पहले मैं अपने तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद दूंगा आज़ादी की, और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, अवाम को, इदारों को और लीडरान को उस विज़न के तहत इस मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस विज़न से ये मुल्क मारिज़ वजूद में आया। आज़ादी पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर लेना मेरे लिए सिर्फ जिस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो मुकम्मल नहीं है, बल्कि हर 14 अगस्त को एहतसाबी नशिस्त होनी चाहिए जिसमें हमें यह देखना होगा कि हम हर गुज़रते वाले साल के साथ कितने टारगेट्स अचीव करते हुए चल रहे हैं जिसके लिए हमने ये मुल्क बनाया था। आई विश कि हम ऐसा कर सकें। अच्छा जनाब, समय पहले जो आज की बात हम करेंगे उसमें बड़ी सिंपल बात है कि जो अगर आपने ये नोट की हो कि जो जेसी लिवरमोर साहब कह रहे हैं कि मतलब अगेंस्ट दी रियलिटी जाके अगर कुछ उम्मीदें बांध ली जाएं तो ज़्यादातर बड़े लॉसेस की ज़िम्मेदारी जो है ऐसे ही जो माइंडसेट बन जाता है उस पर आती है। यानी कि जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, चाहे वो स्टॉक हो या जो इकॉनमी हो, जिसकी भी अहम जो मामलात चल रहे होते हैं उसको दरगुजर या इग्नोर करके हम अगर अपनी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा हो नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो रियलिटीज़ हैं वो तो रहेंगी। देखना ये होता है कि उस रियलिटीज़ के अंदर, उस रिसोर्स के अंदर हम बेहतरीन ट्रेड कैसे कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मामलात ख़राब होते हैं मगर हम ट्रेड करते हैं। मैं वहाँ पर ट्रेड करने को मना नहीं कर रहा, मगर सवाल ये है कि हम उस वक्त उसको थोड़ा अमेंड कर लेते हैं अपने एतबार से। आगे हम स्क्रिप्ट पर बात जब करेंगे तो उस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन होगी। उसके बाद जो मैंने टिप ऑफ द डे की बात की है उसमें मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को जहन में रखा है, और ये सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में बहुत अहम तरीन चीज़ है कि अगर आप जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ट्रेड के लिए, आपके पास कॉल्स आती हैं, बहुत सारी कॉल्स होती हैं, तो उसमें से आपको देखना चाहिए कि किसका रिस्क जो है वो मिनिमल है, जिसका रिस्क सब में कम है और रिवार्ड जो है उसका अच्छा है, हम उस ट्रेड को सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है कि ट्रेडिंग ऑन लेवल बाय या सेल कॉल नहीं कहता बल्कि स्क्रिप्ट अपडेट कहता है। उसकी वजह यह है कि हम आपको वो सिचुएशन बताते हैं स्टॉक की जो इस वक्त मार्केट में है या जो चार्ट पे हमें नज़र आती है। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी अपॉर्चुनिटी पॉपअप होती है, किसका मिनिमम रिस्क लेवल होता है और रिस्क जो रिवॉर्ड है वो एक्सेप्टेबल होता है तो हम एंट्री लेते हैं, वरना हम उसको छोड़ देते हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैलेंस नहीं होता। गलत ट्रेड में जाने से बचना है आपको तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पर तवज्जो दीजिए। अब चलते हैं हम सब में पहले अपने पिछले हफ्ते की तरफ। आई विश कि आप लोग अगर पिछले मैं ये जो ग्लिम्स की मैं बात करता हूँ उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब मैं आपको इसमें कुछ अहम बात बताना चाहता हूँ जो 9 अगस्त की कॉल में आपको बताई गई थी। इसमें बताया गया था कि 47,728 708 के ऊपर सस्टेन किए बगैर मार्केट में कोई एफर्ट हो ही नहीं सकती। आप इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही देखेंगे, इरिटेट करेगी मार्केट को ये लेवल जो है। अब ज़रा मार्केट का हाई देखें 47,628, ठीक है। तो मैं जो मंडे की कॉल को रैप अप करता हूँ उसकी वजह ये होती है कि मंडे की कॉल की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है। यानी कि अब जो आपको 16 अगस्त की कॉल दी जा रही है ये पूरे वीक में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देगी। तो इसी तरह पिछले हफ्ते ये बात बताई गई कि 708 और 728 के नीचे नीचे मार्केट में कोई एफर्ट, कोई उम्मीद की बात नहीं की जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर तो ये 708 के नीचे ट्रेड करती है तो आप डिप्रेशन एक्सपेक्ट करें, और अगर 47,290 टूट जाए तो एग्रेसिव और शार्प
शार्पली नीचे मार्केट जा सकती है। खैर 708 के नीचे से अगर आप हिसाब लगाएं तो लो हमारा 46,928 का है, तो तकरीबन 800 पॉइंट तो बन जाते हैं ये। अगर हम 700-800 पॉइंट तो बन जाते हैं अगर टोटल मूव देखें इंडेक्स की, तो मेरे ख्याल में इनफ है। अगर हम अपने आप को 700 पॉइंट पे भी सिक्योर कर लें तो आई कैन एश्योर यू कई स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें हमारा 4% लॉस कम हो जाएगा, कई स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें 8-10% लॉस भी कम हो जाएगा। तो अगर इंडेक्स की कॉल को और ट्रिगर्स को इतनी अहमियत दी जाए तो ये बड़ा अच्छा होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ग्रे कलर का जो चार्ट आपको दिखाया है वो मैं मुसलसल आपको पिछले कई वीक से दिखा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो उसके अपर और लोअर लिमिट है वो मेन ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स के बाद मार्केट डायरेक्शन बनाने जाएगी। मतलब रिगार्डलेस के मैं आपको कॉल दूं या ना दूं, अगर ये ट्रिगर्स ट्रिगर हो जाते हैं तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है मार्केट को, बचता क्या है मार्केट में। तो मतलब कुछ चीज़ें तो इतनी आसान हो जाती है मार्केट में। हाँ ठीक है, शॉर्ट वेव्स के लिए हम रोज़ाना की कॉल पे तवज्जो ज़रूर देंगे और देते रहेंगे, मगर कुछ बातें बड़ी अयां होती हैं। तो यही बात मैं बार बार बताने की कोशिश पिछले दिनों भी करता रहा हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर एक बात की याद दहानी करा दूँ, जिस ट्रिगर को या सपोर्ट को इतनी अहमियत दी जा रही है उस ट्रिगर और सपोर्ट पे बाउंसिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। और आप मिसाल दूंगा मैं आपको, जो आप इस वक्त चार्ट देख रहे हैं ग्रे चार्ट, उसमें आप देखें 1 2 3 4 4 दफ़ा लोअर लेवल से सपोर्ट ले चुकी है, 1 2 3 4 5 दफ़ा अपर लेवल से रेजिस्ट हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, यानी कि 4 दफ़ा नीचे से और 5 दफ़ा ऊपर से। ये पावर ऑफ द लेवल शो करता है। अगर आप लेवल को रेस्पेक्ट करेंगे और समझेंगे तो आप पावर ऑफ द लेवल को सही एनालाइज कर सकेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हवाले से अच्छी बात यह है कि ये अगस्त का महीना जो है हमारा आज़ादी का महीना, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें अहम भी होता है और हमें कुछ ग्रीन कलर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो 7 महीने जनवरी टू जुलाई हमने सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग देखी है। मैं इसको बहुत ज़्यादा सेलिंग तो नहीं समझता, मगर बहरहाल कंसिस्टेंटली सेलिंग 7 महीने होना वरीसम सिचुएशन क्रिएट तो करता है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने जुमे वाले सेशन की तरफ। और हमारा जो अगली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वीक की कॉल है तो वीक को ज़्यादा फोकस करते हैं। बहरहाल बताने, इस चार्ट को दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इसको देख लीजिए और जिस लेवल के नीचे आपको डिप्रेशन में रहने को कहा था वो डिप्रेशन आपके सामने आया है और उसके बाद मार्केट 108 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होती है। और ये जो नुकसान है, हमने पूरा दिन देखा कि हेजिटेंट सेशन रहा, एक्टिविटी वॉल्यूम इंतहा से ज़्यादा कम रहे और बड़ी लिमिटेड रेंज में मार्केट मूव होती रही, लिमिटेड वॉल्यूम के साथ मूव होती रही, कोई डायरेक्शन बनने का चांस नज़र नहीं आया ना। 47,459 के ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आई और हाई देख लें आप, इवन 333 को नहीं ऑनर करती नज़र आई। तो फिर डिप्रेशन, मतलब इसमें बोलने और सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि बस ये तो फिर डिप्रेस रहना था मार्केट ने। और मैंने कहा था कि वॉल्यूम कम होगा तो बियर्स भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, वो भी चीज़ देखने में आई। अगर वॉल्यूम को देखें तो सिर्फ जुमे को वॉल्यूम 40% कम थे जुमेरात से और जुमेरात को ऑलरेडी 32% कम थे बुध से। तो इस तरह बतदरीज वॉल्यूम का गिरना जो है मार्केट को एग्जॉस्ट भी नहीं कर पा रहा। खैर बहरहाल मार्केट 101 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रिप्ट के हवाले से बात करूँगा। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि 100 इंडेक्स कॉल पे मैं सब में पहले काम करता हूँ, स्क्रिप्ट कॉल पे उसके बाद काम करता हूँ। उसकी एक बड़ी टेक्निकल वजह भी है कि जो इंडेक्स होता है और स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि एनालिस्ट एक इंसान है और वो अपने ही नताइज से बायस हो सकता है। तो जो मेरी तरह और भी लोग एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक्स का और इंडेक्स का, उनको मेरा मशवरा है कि
हमेशा इंडेक्स एनालिसिस पहले करें और इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस बाद में करें। उसकी सब में बड़ी वजह है, ये मैंने जो तजुर्बे से सीखा है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर तो खुदा ना ख्वास्ता आप स्क्रिप्ट एनालिसिस करते हो और उसमें ज़्यादातर स्टॉक जो हैं आपको बेरिश नज़र आ जाते हैं, तो जब आप इंडेक्स एनालिसिस करने बैठते हो तो एक बायस माइंडसेट आपको इंडेक्स पे दबाव की कैफियत शो कर रहा होता है। आपको एक खुदरती तौर पे एक माइंडसेट आपका बन रहा होता है, तो फिर वो आपके जो कंक्लूडिंग कमेंट होता है उसमें आ जाती है। तो अगर आप सब में अच्छा और फ्रेश जहन के साथ, जब आप स्टॉक को भी नहीं देख रहे, इंडेक्स एनालिसिस अगर आपका ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छा है, तो उसका फ़ायदा आपको स्क्रिप्ट एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा होता है। खैर बहरहाल तो एक अदरवाइज बात थी। अब बात करते हैं, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई जी आपको क्या गेन हुआ वीकली। तो कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो मार्केट में इस वक्त आपके सामने हैं। जिस तरह मैंने बताया कि कुछ हमने अपनी सोशल मीडिया पे फ्री कॉल भी पोस्ट की थी। क्लोवर था, बक्सले था और एक स्टॉक और था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्लोवर था, बक्सले था और 3 स्टॉक थे। और हमने इस थर्ड क्वार्टर के लिए वो ख़ास तौर पे पोर्टफोलियो में रिकमेंड किया था। जो टारगेट्स उनके दिए थे उन्होंने वो पहले ही हफ्ते 10 दिन में वो पूरे कर लिए थे, किसी और दूसरे ने 1 आध महीने में पूरे कर लिए। मतलब अमेजिंग बात थी। और जब वो टारगेट पूरे हुए तो हमने उसको ओवर नहीं कहा, हमने कहा अब हम इसको दोबारा एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्वार्टर और हमारी पोटेंशियल ऑफ द बुल्स दोनों हमें बाकी नज़र आ रहे हैं, परफॉर्मेंस होगी, बट सब्र के साथ हम वापस दोबारा ख़रीदेंगे। तो हमें एक क्वार्टर में जो टारगेट दिया गया था वो 1 राइड का था, अब हम 2 राइडें लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह रैपअप की बात हो रही है 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को हमारी जो कॉल थी और उसमें जो स्टॉक डिस्कस हुए, सिर्फ 1 हफ्ते में क्या हुआ उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सब में पहले तो मैं डिस्कस करूँगा 9 अगस्त को जो हमने कॉल दी उसमें हमने क्या कहा। और रिफाइनरीज और आईटी सेक्टर की एक मिसाल दे देता हूँ, ये क्योंकि रिफाइनरी और आईटी सेक्टर फ्री सोशल मीडिया पर भी पोस्ट हुई थी। इसकी अहम तरीन बात ये थी कि ये दोनों जो सेक्टर हमने रिकमेंड किए थे वो स्ट्रॉन्ग पिक में नहीं किए, शॉर्ट टर्म कॉल इंट्राडे के लिए दी गई। और ये कॉल दी गई थी 10 अगस्त को। 10 अगस्त को कॉल दी गई और 11 अगस्त को रोक दिया गया। 11 अगस्त को जो रिफाइनरीज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एनआरएल के बारे में कहा गया था कि इसको ऊपर बेच के बाहर निकल जाए। वैसे तो रिफाइनरीज और टेक्नोलॉजी दोनों को शॉर्ट टर्म कॉल दी गई, इंट्राडे कॉल दी गई और समझाया गया कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। और फिर 11 अगस्त के बाद वाज़ेह कर दिया कि आप बाहर निकल जाए। सिर्फ एक स्टॉक था टेक्नोलॉजी में, टीआरजी, जिसके बारे में उम्मीद रखी गई। फिर बाद में भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद दिलाई गई, मगर साथ साथ ये बताते गए कि उसकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आई विश कि आप लोगों ने किया हो। उसकी परसेंटेज मैंने कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि इंट्राडे के लिए मेरे लिए परसेंटेज इतनी अहम नहीं होती। हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इनफ प्रॉफिट हुआ है या नहीं आप लोगों के सामने है। ये कॉलें वहाँ पर भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट की गई थी, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। मैं डिस्कस करूँगा एफएफएल को, ये कॉल वहाँ पर शेयर नहीं हुई। एफएफएल जो है उसका 22.45 का टारगेट दिया गया था 9 अगस्त की कॉल में। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉल जो है जब रिकमेंड की गई थी, ये 23 जुलाई को रिकमेंड की गई थी और 21 रुपये 5 पैसे पे इसको एंट्री की बात की गई और 22.45 का टारगेट दे दिया गया था 23 जुलाई को। 9 तारीख को ये बताया गया, 9 अगस्त को, कि आज 22.45 अचीव हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 7 और 9 16 दिन, यानी कि 16 दिन, वर्किंग सेशन को छोड़ दें, वर्किंग सेशन तो कम बनते हैं, 16 दिन के अंदर 6.52% रिटर्न आपको उसने करके दिखा दिया। व्हाट एल्स यू वांट? इनफ नहीं है 16 दिन में? अगर आप फोकस्ड है, टारगेटेड है, ये तो अभी एक स्टॉक है, आगे चलिए। डबल जीएल
डबल जीएल को ख़ास तौर पे कहा गया कि वेट करो, वॉच करो, इसने जाना ऊपर है मगर आपको नीचे बाइंग का मौका देगा। और फिर हुआ ये कि 9 तारीख की कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर हमने इसको 39.15 का लो बनाते देखा और उसके बाद 45.10 का हाई बनाते देखा। आपको पता है जनाब ये कितनी मूव बनती है। अच्छा, हमारा टारगेट 45.10 का भी नहीं था, हमारा टारगेट 43.15 और 43.85 तक था। हमारे टारगेट से तकरीबन ₹1.25 ऊपर जाता है। तो वहाँ पर तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों ने मज़े किए, इसीलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बहुत ज़ोर देते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक ने इस हफ्ते में 9.73% मूव बनाई। क्या ये इनफ नहीं है इस मार्केट में जिसके अंदर पॉइंट्स भी गिर रहे हैं? अगर एक दिन मार्केट ऊपर गई है, दूसरे दिन थोड़ी ऊपर गई है, तो तीसरे दिन नीचे गई, चौथे दिन नीचे गई। ये तमाशा हमने देखा मार्केट में, और ये स्टॉक्स का गेन है। क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? तो रियलिटी ये है कि एक तरफ आपको इंडेक्स भी बता रहा हूं मैं, साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं स्टॉक ने। अच्छा, ये मैं सिर्फ चंद स्टॉक की बात कर रहा हूं। जितने स्टॉक का ट्रेडिंग वाला लेवल एक हफ्ते में आपको बताता है, क्योंकि हम अलग अलग बताते हैं, शॉर्ट टर्म के अलग, स्ट्रॉन्ग पिक्स, मीडियम टर्म के अलग, लॉन्ग टर्म के अलग, सारों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए चंद स्टॉक पे बात कर रहा हूं। उसके बाद एक स्टॉक जो हमारे स्ट्रॉन्ग पिक में था, ADMM 23 जुलाई को, वो भी 23 जुलाई को रिकमेंड हुआ, और उस वक्त ये 98.36 के पास इसकी 22 जुलाई की क्लोजिंग थी। और आपको पता है इसका टारगेट क्या दिया गया? 129.90 और 131.10 का एरिया बताया गया जो इसका टारगेट था 23 जुलाई। उसके बाद फिर ये टारगेट अचीव हो गया। आपकी मंडे 9 अगस्त की कॉल में ये मौजूद था, और टारगेट अचीव करते हुए जो आपको ऑडियो दी गई उसमें यह भी बताया गया कि याद रखना कि एग्जिट बड़ी अच्छी लेनी है, क्योंकि आपको अगर आपने एग्जिट सही नहीं ली तो आपको शायद निकलने में मुश्किल हो जाए। आपके सामने इसके वो सेशंस भी मौजूद हैं जिसमें सेलिंग प्रेशर आया। इसके भी 16 दिन बनते हैं जनाब तकरीबन, और गेन बनता है 32.47%। डोंट यू थिंक इट इज टू मच? है कोई कारोबार जो इतना प्रॉफिट देता है? सिर्फ फोकस रहने की ज़रूरत है, टारगेटेड होने की ज़रूरत है। दूसरे काम करते हैं तो 16-16 घंटे जान मारते हैं, दिमाग भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। स्टॉक में काम करते हैं, इससे उससे पूछ लेते हैं, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी फोकस कुछ नहीं करना, अपनी मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई एक्सपर्टीज को जमा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस इससे पूछा, उससे पूछा, वो 2000 फ्री ग्रुप व्हाट्सएप के हैं, वहाँ कुछ सुन लिया, यहाँ कुछ सुन लिया, ट्रेड हो गई। अगर ये ट्रेड का तरीका है तो फिर ये मार्केट सिर्फ नुकसान की जगह है। अगर ये तरीका है, अगर ये तरीका है कारोबार है, तो ये मार्केट पूरा नुकसान का सौदा है। मेरी अभी एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो मुझसे शेयर किया। मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो पोर्टफोलियो आपके पास है, ये इसका मुझे रीज़न बता दें, आपने ये फला फला आइटम क्यों ख़रीदा है? बिकॉज एज पर द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मैनी स्टॉक्स। तो ये आपने स्टॉक्स जो ख़रीदे हैं, इनको क्या मतलब, कोई रीज़न है, कोई रीज़न? तो उन्होंने जो रीज़न्स मुझे बताए, क्या शेयर करूँ मैं आपसे। इसने कहा ये ख़रीदो, उसने कहा वो ख़रीदो, उसने कहा ये ख़रीदो, उसने कहा ये ख़रीदो, मैंने ख़रीद लिया। ऐसा करते हैं हम कारोबार। मैं हमेशा कहता हूँ, छोटी सी परचून की दुकान भी होती है ना, तो रिसर्च करते हैं, यार यहाँ पर फ़लानी दुकान पे ये माल नहीं है, हमें ये रखना चाहिए। सोचें ज़रा, सोचें, इसको सीरियसली ले लें, बस इसको कारोबार समझ लें। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि इसको कारोबार समझ लें, सीरियसली ले लें। तो ADMM 16 दिन में 32% मूव कर जाता है, और क्या चाहिए आपको? अगर किसी एक दिन एक इन्वेस्टर ने पूरे साल काम नहीं किया और सिर्फ ADMM में 16 दिन काम कर लिया, 32% गेन देगा कोई आपको? बैंक दे रहा है क्या आपको? कोई इदारा आपको देगा? दिस इज द रियलिटी। अभी टैक्स कमीशन काटे वो एक अलग बात है,
इतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कटने वाला। खैर बहरहाल बड़ी लंबी बात हो गई, तो जनाब फोकस करना स्टॉक की सिलेक्शन, इसलिए इस पर इतनी बात करता हूँ। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। सो में पहली और अहम बात यह है कि मार्केट में कन्फ्यूजन बरकरार है। इंडेक्स में बोथ बुल्स एंड बियर कंफ्यूज नज़र आते हैं, चाहे वो वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो। कोई भी अपनी रेट कायम करने में कामयाब नज़र नहीं आता। रेंज भी बता चुका हूँ आपको चार्ट में। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत पहले इस बात का तस्करा कर दिया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रीजनल पॉलिटिक्स की बात है। जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला की बात की थी, उसके फौरी बाद मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में ये बात बता दी थी कि इसके आफ्टर मैथ जो आने वाली है उसके लिए तैयार हो जाइए। फिर खान साहब का स्टेटमेंट रिफ़्रेश कर रहा हूँ आपको, ये सब बातें हम करते रहे तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो एक हमारे लिए मसला बन गई है। अब दूसरा एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि वो जी अदम एतमाद की तहरीक और फलाना फलाना। तो जनाब इदारे और हुकूमत फिर एक्टिव हो जाएगी इसको नाकाम करने के लिए या कामयाब करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कौन कितना पावरफुल होगा और क्या होगा, मगर बहरहाल ये ज़रूर मालूम है कि दोनों एक्टिव हो जाएंगे। जब ये लोग एक्टिव हो जाएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा जनाब मुल्क को, इसकी इकॉनमी को, क्योंकि एक रियासती इदारा बनाया गया है एक ख़ास मकसद के लिए। वो बैठ के टॉक शो में, वो बैठ के सुबह से शाम तक प्रेस में, वो लॉबिंग में और इन चीज़ों में मसरूफ़ नज़र आएगा। किसी भी मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री पर तवज्जो देने की टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इदारे जिनका जो काम है वो उसको छोड़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी इदारे का, मगर बहरहाल अभी एक बात मुझे याद आई तो मुझे बड़ा अफसोस और गुस्सा भी आता है। मैंने टीवी पे ऐड देखा कि एक इदारे का ऐड आ रहा था अभी 14 अगस्त की आज़ादी के हवाले से। तो वो इदारा जो है बता रहा था कि मैं कितना ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ फ़लाने सेक्टर, मतलब फ़लाने एरिया में, और उस इदारे का नाम जो है या उस इदारे का जो प्रैक्टिकली काम है वो कुछ और है। उसको काम कुछ और करना था और वो 14 अगस्त पे एक ऐड बना के टीवी पे, जिसके पैसे लगते हैं, सोचिएगा टीवी पर ऐड चला रहा था कि मैंने फलाना काम बड़ा अच्छा कर दिया है और मैं कर रहा हूं। तो ये तमाम लोग उस वक्त वहां बिजी हो जाएंगे। उसका फर्क क्या पड़ेगा कि इकोनॉमिक मामलात, परेशानियां, इस पर कोई तवज्जो नहीं होगी। ये है इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल का आफ्टर मैथ। जो रीजनल प्रॉब्लम चल रही है उसका तो कुछ कर नहीं सकते। एक फेल खारजा पॉलिसी, मेरे ख्याल में जितने मैंने वज़ीर खारजा देखे हैं उसमें शायद सब में अल्फाज के चुनाव में मुझे ज़रा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे अल्फाज इतने अच्छे नहीं होते, तो मैं कुछ नहीं कहता। बस समझ लीजिए कि जो खारजा के वज़ीर खारजा, जो मौजूदा वज़ीर खारजा हैं, इनके जो खारजी उमूर पे इन्होंने जो काम किया है वो सिवाय ड्रामे के कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं उनकी, एक पैसे का काम नहीं हुआ। तो उसके बाद विजन होना चाहिए पहले से। इनखला अगर अमेरिका प्लान कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे? बहरहाल मैं भी कोई इसका माहिर नहीं हूँ, इस पर कोई ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, मगर बहरहाल सिंपल बात यह है कि रीजनल पीस में ये बहुत अहम चीज़ है। हमारे ऊपर जितने दबाव आ रहे हैं वो इसी हवाले से आएंगे। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें डैमेजेस जो हैं कुछ इंडिया को भी हुए हैं, और एक और जगह मैंने पढ़ा कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ बन रही है। तो अभी तालिबान की जो फतूहात वहाँ पर हो रही हैं उससे इंडिया को भी कुछ नुकसानात हो रहे हैं। तो रीजन में सुकून नहीं है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, और तालिबानों को जितना फतूहात मिलेंगी उससे पाकिस्तान के लिए किसी हद तक ही अच्छा ही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डायलॉग की पोजीशन में आएगा। खैर बहरहाल मैं सियासी तौर पे और दूसरी तरफ ज़्यादा आगे निकल रहा हूँ, इसको हम छोड़ देते हैं। बहरहाल सिंपल बात यह है कि रीजनल मामलात जो हैं उसके दबाव के लिए इकॉनमी को और लीडरशिप को तैयार रहना चाहिए। तो वो मामलात इन्वेस्टर को भी नज़र आ रहे हैं, तो शायद उस वजह से भी
इन्वेस्टर कुछ हेजिटेंट है, वॉल्यूम का गिरना, फिर उसके बाद आशूरा मुहर्रम की छुट्टियां जो आगे नज़र आ रही है, तो वो भी एक इशू है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के ओवरऑल मामला कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। अब होने क्या जा रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के हवाले से बात कर रहे हैं तो शॉर्ट वेव के लिए आप सिर्फ ट्रिगर्स पर ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में लॉन्ग की कॉल आएगी ज़रूर उसको फॉलो करें, मगर अपना फोकस जो है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ और प्रॉफिट टेकिंग पे बहुत रखें। अगर ऐसे हालात चलते रहते हैं विद इन द ट्रिगर, अगर मार्केट ट्रेड होती है, अगर बुलिश ट्रिगर हिट नहीं हो रहा, मतलब ये कि अगर आप एक्यूमुलेट करके बैठे हैं, जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि अगर कुछ स्टॉक एक्यूमुलेट हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किया है, लेट्स सपोज बाइफो है, जैसे हम लॉन्गर टर्म के लिए ले रहे थे, क्लोवर है, हम लॉन्गर टर्म के लिए ले रहे, हमने कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन के लिए तो नहीं लिया है। ऐसे स्टॉक भी अगर आपके ऊपर जाकर कोई हाइपर मूव बना के एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए तो माल बेच दें 30-40%, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा माल। ये बार बार बताता रहा हूं मैं, और माल मिल रहा है। एफएफएल की मिसाल ले लें आप, कितने दफा बाय करेंगे, कुछ अंदाजा है आपको एफएफएल की कितनी राइट्स ली जा चुकी हैं? तो लिहाजा हेजिटेंट मत रहिए, माल मिल जाता है। खैर बहरहाल मार्केट के अंदर मंदी स्टैब्लिश होती है 46,928 के नीचे, नोट कर लीजिए, ये हमारा मंदी का ट्रिगर है। वॉल्यूम कम रहेंगे तो शार्प लो बनेंगे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। जब जब वॉल्यूम कम होंगे बियर्स पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं होंगे, शार्प लो बना के मार्केट फिर ऊपर आएगी, 100-150 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हो जाएगी, अगले दिन 100-150 पॉइंट और ले लेगी, इस तरह फिर रेंज में आ जाएगी। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अगर मार्केट 46,928 के नीचे वॉल्यूम जनरेट करती है तो मार्केट में मंदी इस्टेब्लिश होगी, हो जाना अच्छा है। मंदी इस्टेब्लिश होगी तो बियर्स एग्जॉस्ट होंगे। कोई मार्केट खुदा ना ख्वास्ता क्रैश होने नहीं जा रही, कुछ नीचे जाएगी, बियर्स को इस्टेब्लिश करेगी, फ्रेश बायर आएगा और उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह फिर अपने उस पर चल पड़ेगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे लिए सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि हम इस चीज़ को समझते हुए बाहर निकलेंगे और हम फिर नीचे जाके माल लेंगे, निकलेंगे ज़रूर। मतलब मैं ये उम्मीदें ये नहीं दिला रहा कि आप लेके बैठे रहेंगे कि हाँ ठीक हो जाएगी, मैं उनके साथ नहीं हूँ। बेशक मैं मानता हूँ कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगी तो वापस तो आना है उसको, मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन तो अभी नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद भी जो भी ट्रिगर पे माल लेके बैठा रहेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हवाले से बात कर लें तो 47,195 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है आने वाले सेशन में तो उसमें डिप्रेशन ही रहेगा। कोई शॉर्ट वेव की जो बात है वो भी नहीं बनेगी, जो शॉर्ट वेव बननी है वो भी नहीं बनेगी। मार्केट डिप्रेस रहेगी, वॉल्यूम कम रहेंगे। मार्केट के अंदर अगर कोई वेव बनती है तो वो 47,195 के ऊपर और 47,459 के बीच में, इस एरिया के अंदर अंदर मार्केट मूव हो सकती है। ये शॉर्ट वेव है जिसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है और ये किसी तौर पे भी बुल्स को एस्टैब्लिश नहीं कर रही। ये हाइपर मूव और शॉर्ट वेव, और अगर वॉल्यूम कम हो तो मार्केट को इस तरह मूव कराना आसान भी हो जाता है। बड़े पंटर्स के लिए हम अक्सर इसको डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट के अंदर बुल्स की एस्टैब्लिश मूव कहाँ है वो हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। उसमें टाइम है, रेंज आपके सामने दी हुई है, जो आपको चार्ट ग्रे दिखाया गया, उसकी अपर रेंज को देखिए, उसके ऊपर बुल्स एस्टैब्लिश होते हैं। उम्मीद करता हूँ बड़ी तफसील से मंडे की कॉल में समझाता हूँ। अल्लाह करे कि आप लोग इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ रहे हो और उस पर अमल कर रहे हो। तो जिस तरह आज मैंने गेंस पर बात की है उसका आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं और हम किस तरह आपको ट्रेड करवाते हैं, तो हमने 14 अगस्त की खुशी में एक आज़ादी ऑफ़र दी है जिसमें हम आपको अगस्त पूरा फ्री दे रहे हैं कि आप किस तरीके से हमारी कॉलों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो हमारा 3rd क्वार्टर है जो सितंबर में क्लोज़ होता है 30 सितंबर को, तो उस क्वार्टर में आपको एंट्री मिल सकती है और उसमें अगस्त आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी उस सिलसिले में रात 11:30 बजे कल वीडियो लॉन्च हो चुकी है। उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए।
ट्रेड कीजिए, समझ के कीजिए, किसी के बोलने पर मत कीजिए। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं भी कोई बात कह रहा हूं तब भी अपने फैसले को ऊपर लेकर आइए, मेरे मशवरे को एनालाइज कीजिए, कंपैरिजन कीजिए उसका मार्केट से, चार्ट्स में, और अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है तो वी आर ऑलवेज ओपन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।